सर क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैंने क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 फिर 5 मैंने सब साथ रिकॉर्ड किए, लेकिन स्प्लिट करके आपको 30 मिनट्स की वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि आप एक सिटिंग में बैठ के कर पाए। एक सिटिंग में बैठो, कम से कम वो एक बड़ा क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े हैं। बट सर जब आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका ग्रिप बन चुका है। अब एक एक लाइन लिखवाने की नीड नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग देने की नीड है बेटा। अब एक एक लाइन लिखवाने की नीड नहीं और आपको अंडरस्टैंडिंग देने की नीड है। साथ ही साथ अब आप एक बात और समझ गए हैं, क्या क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। और आपने जनरली चीज देखी होगी कि कुछ एडजस्टमेंट का आधा पार्ट ऊपर होगा, आधा पार्ट नीचे होगा, और आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका होगा कि हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके इसके आधे पार्ट को देख लें। कुछ कुछ चीजों का आपको आइडिया, जैसे डेप्रिसिएशन का, कि अगर डेप्रिसिएशन आपका पीएल में है जो एड बैक होता है, तो कहीं ना कहीं जाके नीचे खोज लें कि इनकम टैक्स वाला डेप्शन दिया होगा। तो आपको कुछ चीजों का आइडिया लग चुका है। जैसे 115 बीएसी का आइडिया आपको लगा हुआ है कि 24 बी वाली डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी की, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाली, वो नॉर्मल में भी लिखती है और मिलती है, और 24 बी और 115 बीएससी के ऑप्शन में भी मिलती है। तो आप दोनों में कैलकुलेट करते हो, तो बहुत सी चीजों का आपको कॉमन आइडिया लग चुका है कि सर जो एडजस्टमेंट्स होती ही होती है। तो अब उसी का फायदा उठा के स्पीड में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब एक एक लाइन के पीछे नहीं भागेंगे। चलिए सर, मिस्टर राजीव, एक राजीव भैया है जिनकी उम्र 50 साल की है भैया। हमारे राजीव भैया 50 साल के, राजीव जी। रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटिंग। ओके सर, सीए साहब है ये तो अपने भाई निकल गए, सीए साहब निकल गए ये। फर्निश यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। ओके सर, नो इशू। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया। चाहते क्या हो गुरुजी? कंप्यूट टोटल इनकम, ओके, of Mr. Rajiv for the assessment year 23-24, assuming that he has not opted to pay tax under section 115 BAC। सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, टोटल इनकम निकालनी है और 115 BAC नहीं ले रहा है। सारी डिडक्शंस हम देंगे, 20 स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाली जो मिलती है, या फिर डिडक्शंस 80 की सीरीज की जो मिलती है, वो सभी देंगे। चलो आओ। सर हाँ, रिसीट पेमेंट अकाउंट है सर। सर हाँ, रिसीट पेमेंट अकाउंट है, ओके। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बॉस। तो है तो सर आप कहना क्या चाहते हो? अरे ये पीएनडल नहीं है, इसमें रिसीट में कैपिटल रिसीट भी आ गया होगा, अदर रिसीट भी आ गया होगा, पेमेंट में पर्सनल नेचर का पेमेंट भी आ गया होगा। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, चेक करके एक एक आइटम को कि कौन सा पीजीबीपी रिलेटेड है, कौन सा पर्सनल रिलेटेड है, कौन सा एसेट रिलेटेड है, कौन सा पता नहीं किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट है, ओके सर। और रिसीट और पेमेंट है तो याद रखना, डेप्रिसिएशन का कोई पेमेंट होता ही नहीं है, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आया होगा। बट आपको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी हेड में जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। बेटा कुछ हिडन एडजस्टमेंट आपको, देखो मैं क्लिक करवा रहा हूं, मैं हैमर कर रहा हूं आपको। रिसीट पेमेंट डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम। बट आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी। कुछ चीजें पढ़ते ही याद आ जानी चाहिए। आओ। अच्छा गुरुजी, ओपनिंग बैलेंस दिए हैं ये भाई साहब। कैश का या बैंक का ओपनिंग बैलेंस मेरे किसी काम का नहीं है। फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज ग्रॉस, प्रोफेशनल रिसीव्ड जो हम ऑडिट कर करके लोगों से पैसे वसूलते हैं ना, वो है 59,38,000 रुपीज। हमने रेंट पाया है। अब देखो, रेंट पाना कहीं से क्या मेरा पीजीपीपी का है बेटा? सच बोलो, रेंट तो सर हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या आईएफओएस में जाएगा, पीजीपी में जाएगा। अब हम देखेंगे रेंट है किस चीज का, उस हिसाब से कंसीडर करेंगे। ओके सर। मोटर कार लोन फ्रॉम केनरा बैंक 2,50,000 रुपए। सर केनरा बैंक से मैंने लोन लिया है, लोन का पैसा आया है, ये मोटर कार खरीदने के लिए मैंने लोन लिया था। ओके, मतलब पीजीबीपी के रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही एक बात लिखी है, जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड बात लिखी है यहाँ पे, ये वाली फिगर। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, रिसीट में और कहीं कुछ भी नहीं है, रिसीट सिर्फ हम ये 3 आइटम की। ओके सर, बात समझ में आ गई। रिसीट में मेरी पीजीबीपी रिलेटेड ये वाली रिसीट है। अब पेमेंट में आ जाए, स्टाफ सैलरी बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क 21,50,000 रुपए, सर ये मेरा पेमेंट है। पीजीबीपी में एक्सपेंडिचर है। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पीजीबीपी में एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट 30,000 रुपीज, पीजीबीपी का खर्चा है। हाउसिंग लोन रैपिड टू
रिपेड टू SBI इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 88,000। सर ये तो सर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का चला गया। सर ये बात तो सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी की आ गई। मतलब सर अगर आप कायदे से देखिए तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट के हिसाब से PGBP के बाद सिर्फ इतने में हुई है, सिर्फ इतने, ये 4 एंट्रीज के अंदर PGBP की बात खत्म हो गई है सर। उसके बाद तो अदर हेड स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और एक बात और अच्छी है सर, देखिए हाउसिंग लोन लिखा है ना, हाउसिंग लोन रिपेड टू SBI इंटरेस्ट इंक्लूड ₹88,000। मतलब गुरुजी, हाँ सर, जब इसमें 1,88,000 रुपए था और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब से हमने आपको एक बात बताया है, हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है और जो प्रिंसिपल रिपेमेंट होती है, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 रुपए इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे किया है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर। और जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट था ना हाउसिंग लोन का, जो 88,000 रुपीज इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, वो 24B के अंदर जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब आगे आइए पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड 24,000। ठीक है, 80C की डिडक्शन मिलेगी। LIC इन्होंने भरा है, 80C की डिडक्शन की बात आ गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोटर कार एक्वायर्ड 4,25,000 रुपए इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 को मोटर कार खरीदे हो मेरे प्यारे मित्रों, जनवरी 2023 को मोटर कार खरीदे हो, मतलब 180 दिन से कम यूज हुई है, डेप्रिसिएशन हाफ रेट से जाएगा। डेप्रिसिएशन हाफ रेट से जाएगा। ओके सर, बाय अकाउंट पे चेक। ओके सर, डेप्रिसिएशन हाफ रेट से जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 7.5% जाएगा। इज इट क्लियर? 15% का डेप्रिसिएशन रेट हो गया, 7.5% ही डेप्रिसिएशन जाएगा। हाँ सर क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड वाइफ पेड बाय अकाउंट पे चेक 18,000 रुपए। 25,000 रुपए तक ETD का डिडक्शन ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस का। सर यहाँ पे केवल और केवल उन्होंने 18,000 का पेमेंट किया, तो ETD के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। ओके सर, आगे पढ़ते हैं। देखो पढ़ते जाओ, पॉइंट निकालते जाओ। बुक ब्रॉट ऑन 1 जुलाई 2022 एनुअल पब्लिकेशन बाय अकाउंट पे चेक 20,000 रुपए का। सर चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए बुक्स उसकी एसेट होती है और उस एसेट को डेप्रिशिएट भी करेगा, और बुक के ऊपर डेप्शन का रेट होता है 40%, और ये फुल ईयर यूज हुआ है, इट मीन सर डेप्शन जाएगा आपका 40% की रेट से। इज इट क्लियर? 40% की रेट से डेप्रिशिएशन जाएगा। ठीक है, और बहुत पहले ना एनुअल पब्लिकेशंस की बुक पे 100% डेप्शन मिलता था, आज की डेट में तो केवल 40% मिल रहा है, इसलिए कोई अलग कैलकुलेशन की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे 40% डेप्शन जाएगा। आगे पढ़ते हैं सर। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर 2022 बाय अकाउंट पे चेक फॉर प्रोफेशनल यूज 30,000। सर अगेन सर हाफ रेट से डेप्शन जाएगा। डेप्शन कंप्यूटर पे डेप्शन कितना लगता है? 40%। हाफ रेट से जाएगा सर 20% की रेट से डेप्शन जाएगा। देखो तो कायदे से सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवा दी गई है, और सेक्शन 32 डेप्शन मैंने इन डिटेल पढ़ाई थी। आप यहाँ पे बस समझो क्या होगा, अभी हम सॉल्यूशन भी पढ़ा देंगे। आप एक एक लाइन पढ़ के दिमाग में डाल दो क्या होने वाला है। डोमेस्टिक ड्रॉइंग 2,72,000। सर ये कहीं भी नहीं आता, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसका कोई एडजस्टमेंट हमें कहीं नहीं करना होगा। नेक्स्ट आते हैं सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन आपने लिया 20,000 रुपीज का। सर इसकी डिडक्शन कहाँ मिलती है? सर 80C के अंदर। सर 80C के अंदर सर इसकी भी डिडक्शन दे दी जाती है। इज इट क्लियर? सर यहाँ पे क्लियर है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई, सिर्फ एक एक एंट्री उठाई है, पढ़ी, और इतना दिमाग में आ गया अब हम लोगों को पढ़ के ये कहाँ जाके कैलकुलेट होगा। आगे पढ़ते हैं सर। मोटर कार मोटर अरे मोटर हाँ अरे स्लाइड स्लाइड भाग जा रही है। हाँ अब ठीक है, नहीं भागेगी। मोटर कार मेंटेनेंस तुम्हारा 10,000 रुपए का खर्चा आया, ये एक्सपेंस है भैया। भाई 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 ओ भाई 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 ये एक्सपेंस है आपका। उसके बाद आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है सर, मोटर कार एक्सपेंस है। अब देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, हमें कुछ और बताया गया है। क्या बताते हैं ये लोग आपसे? भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरी आवाज सुनो कह के। ये आपसे क्या कह रहे हैं कि he occupied 50% of the building for own residence and let out the balance for the residential use of a monthly rent of 5,000 rupees। सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। इट मीन सर यहाँ पे जो रेंट दिया था ना, रेंट ये 50,000 रुपए, ये वाला रेंट जो दिया था, रेंट रिसीव्ड, शायद ये यही है, यही रेंट रिसीव्ड है। समझ में आ रहा है? बट रेंट रिसीव कितना हुआ इससे हमें मतलब है, हमें मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होती है? एक्चुअल
रेंट पेबल भी होती है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी वाली। आइए आगे बताते हैं। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1797-98 व्हेन द हाउसिंग लोन वॉज टेकन। ओके ठीक है सर, हाउसिंग लोन लिया गया था 97-98 में जब बिल्डिंग बनी थी। अभी देखो एक लाइन और लिखा है, नोट मिस्टर राजीव फॉलो रेगुलरली कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका आईएफओएस के लिए देखो या पीजीबीपी हेड के लिए देखोगे ना, अदर हेड्स के लिए तो आप देखोगे नहीं कैश सिस्टम अकाउंटिंग है कौन सी है। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप क्या देखोगे सर, 5,000 रुपए महीने का रेंटल है और 12 महीनों के लिए, तो 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000 रुपीज। आप सीधे क्या कहते हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहते हो डायरेक्ट 60,000 रुपीज आप क्या कहते हो बेटा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हो। अब दूसरी बात समझिए सर, अभी बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे, एक बार देख लो। आपका रिकॉल करवा दे रहे हैं हम क्या चीज, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जो हम रिकॉल करा रहे हैं, मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ। एक सेकंड में पॉज करके आपको हाउस प्रॉपर्टी की स्लाइड दिखा रहा हूँ। देखिए सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की ये स्लाइड जो मैंने आपको बताई थी कि सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, और एक्सपेक्टेड रेंट मतलब फेयर रेंट, और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मैं आपको इस तरीके से समझाता था। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेशन याद हो, पूरी रिपीट नहीं कर सकते सर, 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000 रुपीज हो जाएगी। लेकिन बेटा इस घर को इन्होंने बोला है कि शायद 50% बोला, एक सेकंड चेक करूं बुक में, शायद 50% घर, 50% ऑफ बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज हो रही है। अब अच्छे से याद करो, मैंने एक घर बताया था आपको और बोला था अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर हम बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हटाओ, म्युनिसिपल टैक्स हटाओ, सब कुछ हटा दो, केवल 24B का इंटरेस्ट अलाउड होता है। मैंने क्या बोला था, केवल 24B का इंटरेस्ट अलाउड होता है, और उसके ऊपर भी कुछ लिमिट थी। लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो सर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी निकालते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड भी निकालते हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी अलाउड कैसे होती है, देखो एक्रूअल बेसिस पे विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं लगती, एक्रूअल बेसिस पे जितना भी इंटरेस्ट हो, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, पूरा का पूरा अलाउड होके यहाँ पे आपको आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सर याद करो अच्छे से, मैंने बताया था अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है तो इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बॉस। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती तो इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और रिस्ट्रिक्शन को मैंने कुछ यहाँ पे देखो, ये वाला चार्ट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लो, एक सेकंड के लिए मैं, अच्छा चलो अभी मैं 2 मिनट बाद स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। वैसे भी जिसने क्लास की उसने ये बनाया होगा क्लास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम देख रहे हैं। अगर आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आपने लोन लिया था और उस पर इंटरेस्ट भरा है, और आपने लोन अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया था, तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपीज का ही इंटरेस्ट अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर लोन 1/4/99 के बाद लिया था तो हम देखते हैं क्यों लोन लिया था। अगर आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया था तो आपको लोन का अमाउंट 2 लाख रुपए तक अलाउड होता है। लेकिन अगर आपने री वाली एक्टिविटी के लिए लोन लिया था, कौन सी री वाली एक्टिविटी सर, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिन्यूअल, तो 30,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउड होता है। साथ ही मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट फिर भी 2 लाख के अलाउड हो रहा था, वो भी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के केसेस में। लेकिन सर लेट आउट के लिए विदाउट एनी लिमिट सब कुछ अलाउड है। यहां तक याद होगा अगर आपको, आप में से अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट अभी भी लेना हो या लिखना हो, उस समय नहीं लिख पाए होगे तो बेटा कर लीजिए आप लोग जरा जल्दी से, मैं 4 या 5 सेकंड का टाइम दे सकता हूँ। आई वॉज होपिंग कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा मैं नहीं, गायब हो गया क्या, मैं आ गया, चलो ठीक है। तो सर इस हिसाब से अगर हम देखें तो 50% ही घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे अगर आप आइए, यहाँ पे आप आइए, आपका घर कब का है, 97-98 का। सर 97-98 का अगर घर है तो 1 अप्रैल 1999 के पहले का है, तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम 30,000 का ही इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो सर यहाँ पे देखिए आपको इंटरेस्ट टोटल कितना लग रहा था, ये देखो इंटरेस्ट टोटल 88,000 है। अब यहाँ पे आ जाओ सर, देखो यहाँ पे सर एक सेल्फ 50% घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हो, और 50% घर आप क्या कर रहे हो सर, लेट आउट कर रहे हो, लेट आउट कर रहे हो, ठीक है, 50%, 50%। तो सर ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो, और ये 50% आप क्या कर रहे हैं, लेट आउट कर रहे हैं। तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ और सिर्फ घर का इंटरेस्ट 24 भी अलाउड होता है। तो सर जो मैक्सिमम 30,000 अलाउड हो सकता है ना, क्योंकि 1/4/99 के पहले का लोन है, तो यहाँ पे लॉस आ गया 30,000 रुपीज।
बेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते। लेकिन लेट आउट के केस में अभी आपने देखा कि सर 5,000 इंटू 12 की इनकम आ रही है, तो ये मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। उसके बाद सर म्युनिसिपल टैक्सेस आएंगे, जो आएगा नेट एनुअल वैल्यू आएगा, माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद सर 24 भी हम कितना अलाउ करेंगे, 88,000 में 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का था, 44,000 रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस प्रॉपर्टी का मेरा इंटरेस्ट बनता था, जिसमें से 30,000 ये अलाउड हुआ है, तो बाकी 44,000 यहाँ पूरा अलाउड हो जाएगा। ये वाली गलती मत करना कि 88,000 में से 30,000 यहाँ अलाउ करो, बाकी यहाँ अलाउ कर दो, बिकॉज 88,000 में 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का था, 44,000 इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड का था, बट उसमें से 30,000 ही अलाउ हुआ है, बाकी अलाउ नहीं हो पाया है। ठीक है, बट रिलेट करता था केवल 44,000, और लेट आउट वाले से भी 44,000 रिलेट कर रहा है। आओ आपको यहाँ दिखाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू निल होती है, मैंने बताया 50 बार। डिडक्शन केवल 24B की मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 50% अगर आप जाता है तो 44,000, बट लिमिटेड टू 30,000, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया कितना आपका 30। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस कितना आ गया सर, 30,000 रुपीज का आ गया है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ पे हमको बात समझ में आ गई है। अब देखो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए, लेट हाउस हाउस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट आपका कितना है, 60,000 रुपीज। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट आपका 60,000 रुपीज, और म्युनिसिपल टैक्सेस दिया नहीं है, तो डिडक्शन 24A का मिलेगा 30%, 60,000 का 30%। 60,000 का 30% आता है 18,000 रुपए, माइनस हाउसिंग लोन 50% 44,000 रुपए, ये दोनों डिडक्ट हो जाएगा तो 2,000 का लॉस आ जा रहा है। तो टोटल ये 2,000 का लॉस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में, 30,000 का लॉस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, तो सर यहाँ पे 32,000 रुपीज का टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। और एक गलती यहाँ पे हो सकती है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। वो एक गलती क्या है, आप लोग सोचोगे कैश बेसिस में कर रहे हैं, रेंट तो सर हमको 50,000 ही मिला है, तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में गलती से 50,000 मत ले लेना, यहाँ पे कॉशन लिख लीजिए। कैश बेसिस से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए, और अब इसके बाद हम पीजीबीपी में पढ़ाते हैं। अब हम इसके बाद पीजीबीपी वाले सेक्शन पे आते हैं। आप इतना लिखो बेटा, इतना लिखो। पीजीबीपी में जब हम पढ़ा रहे हैं तो सर हमको इतना पता चल चुका, फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज 59,38,000 हमने वहीं पे लिखा था 59,38,000 वहीं पे लिखा था, मैंने लिखा था। उसके बाद एक्सपेंसेस, सैलरी वाले, अदर एडमिन या ऑफिस रेंट, ये तीनों एक्सपेंडिचर तो सर वहीं पे दिए हुए थे, अलाउ हो गए हैं। चेक करो, चेक करो ये तीनों एक्सपेंडिचर सेम टू सेम है कि नहीं, चेक करो ये वाला, ये तीनों चेक करो। प्लीज चेक करिए। हाँ सर वही है, सेम टू सेम है सर, सर सेम टू सेम है सर, वही है सर, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है ना, वही है ना। हाँ सर वही है, ठीक है। अब सर इसके अलावा सर डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। देखो मोटर कार मेंटेनेंस, मोटर कार पे कहाँ पहुंच गए, चलो। मोटर कार was put to use for both for official and personal purpose. 1/5 of the motor car used in personal purpose. No car loan interest was paid during the year. कार लोन का इंटरेस्ट पे किए नहीं किए उस बात को छोड़ो, अभी इतना जानो मोटर कार को 1/5 हम पर्सनल यूज कर रहे हैं, मतलब 20% खर्चा डिस अलाउ हो जाएगा। जैसे मोटर कार का मेंटेनेंस 10,000 का था, तो 20% खर्चा डिस अलाउड हो जाएगा, केवल 8,000 ही पीएल के लिए जाएगा। यहाँ पे आइए, मोटर कार का केवल 8,000 रुपए पीएल में दिए। कार लोन नॉट अलाउड सिंस द सेम हैज नॉट बीन पेड एंड द एसएससी फॉलो कैश सिस्टम। कार लोन का कोई अमाउंट इंटरेस्ट का अलाउ नहीं होगा। ओके सर, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन देखो, मोटर कार 4,25,000 की थी, मैंने पढ़ा है ये बात, 7.5% का डेप्शन लगेगा, लेकिन इसका 80% ही डेप्शन अलाउड होगा। ओके सर। बुकिंग जो एनुअल पब्लिकेशन की थी 40% का डेप्शन मैंने दे दिया। ओके सर। फर्नीचर एंड फिटिंग देखो यहाँ पे अबाउ, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्नीचर एंड फिटिंग 60,000 का 10% ऑप्शन लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का 15% ऑप्शन लगेगा। एयर कंडीशन फोटोकॉपी ओके। कंप्यूटर 50,000 का, इस पे 40% का डेप्शन लगेगा सर। और ऊपर देखो कुछ चीजों पे मैंने डेप्शन बता दिया था, उसको सेम उसी रेट से डेप्शन लगा दीजिए। आइए देखो, बहुत इजी चीज है, परेशान होने की नीड नहीं, बहुत इजी है। 20 मिनट लग गया आपको सिर्फ फिगर्स कहां से कहां गई है वो दिखाने के लिए, बट अब आपका माइंड इतना मेच्योर हो चुका होगा कि आप तुरंत चीजें ट्रेस कर रहे होंगे। सर फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर का 40%, और जो कंप्यूटर नया वाला करते हैं उस पे हाफ रेट से जाएगा। मैंने वहां लिखा भी @ 20%, क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुआ है सर, उसका 6,000 डेप्शन आ गया। टोटल डेप्शन ये है
सर टोटल मेरी रिसीट, टोटल प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट ये आया था माइनस डेप्शन करने पे मेरा नेट प्रॉफिट ये आ गया। ये मेरी पीजीबीपी की इनकम है। सर 32,000 रुपया सर मेरा किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। सेट ऑफ करो सर। 25,24,500 में से 32,000 माइनस करो, देखो क्या है। 24,92,500। चलो सर ये मेरा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब सर ग्रॉस टोटल इनकम में क्या डिडक्शंस देंगे? सर 80C 80D की कुछ डिडक्शंस थी, देखो ये सारी डिडक्शंस आ गई, यहाँ मैंने खुद लिखी है। 80C 20,000 प्लस 24,000, 80D देंगे आप 18,000 रुपए। आइए आइए मेरे भाई आइए, यहाँ पे इन्होंने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रिपेमेंट 1,00,000 रुपए, 80C की डिडक्शन, पीपीएफ 20,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 और 80D का 18,000 रुपए डिडक्शन दे दिया है। सर 1,00,000 रुपए ये भी तो 80C का आएगा, जो प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। सर कहाँ पढ़ाया था? अरे नालायक मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो 80C, 1,00,000 रुपए। चीजें जब पढ़ोगे ना बेटा बहुत इजीली समझ में आएगी। और टोटल तुम्हारे 80C की डिडक्शन 1,44,000 हो रही है, मैक्सिमम 1,50,000 दे सकते हो, तो विद इन द सीलिंग लिमिट है। ओके अगेन विद इन द सीलिंग लिमिट है, इसलिए पूरी डिडक्शन दे दो। आपका टोटल इनकम आ गया मेरे बच्चे 23,30,500 रुपए। इसमें कहाँ प्रॉब्लम थी सर? सर प्रॉब्लम इतनी थी आप खास बहुत रहे हो, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन अब उसी पैटर्न पे चलते जाना है हमको कि हाँ 5 हेड हैं, 5 हेड में से 3 हेड का क्वेश्चन पूछा होगा। ये जो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन का पीएल दिया होगा वो उल्टा सीधा दिया होगा, कुछ डिडक्शन गड़बड़ दी होगी और 115 बीएससी देखना होगा। बस 5-6 चीजें ही देखनी है पूरे चैप्टर में, 5-6 चीजें ही देखनी है। आगे आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो सर हाँ क्वेश्चन नंबर 7 सच में पढ़ाओगे? अरे यार पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ो आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिद्धांत। चलो भैया टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ईस्ट 31 साल का आदमी है, कोई सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑफ दिल्ली बोथ एज पर द रेगुलर प्रोविजन एंड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड एज पर 115 बीएससी। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर सीख लिए तो अगर आएगा इसका हाफ पार्ट भी तो बहुत स्पीड में कर पाओगे, क्यों 115 बीएससी भी सॉल्व करना है और रेगुलर प्रोविजन भी सॉल्व करना है। ओके सर। असेसमेंट ईयर 23-24 एडवाइस मिस्टर सिद्धांत वेदर ही कुड ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएससी। सेम क्वेश्चन जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 या 4 था कोई, कि हमको टोटल इनकम भी निकालना है, टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है, उसके बाद बताना है कि 115 बीएसी के हिसाब से जो टैक्स आया है और रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से आया है, दोनों में से कौन सा ये भाई साहब ऑप्ट करें। बस चलो सिद्धांत इंक्लूडिंग सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस 3,35,000 रुपए, बोनस 11,000 रुपए, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर 12,000 रुपए, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन 49,600, बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द एबव फ्लैट 11,000 रुपए। इनका एम्प्लॉयर को ज्यादा मेहरबान नहीं है, बहुत सी चीजें इनको फ्री में दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये भाई साहब रेंट खुद का पे करते हैं, खुद एक रेंट पे करते हैं और इसको एचआरए भी नहीं मिल रहा है। ये खुद रेंट पे करते हैं और एचआरए भी नहीं मिल रहा है, तो 80GG की डिडक्शन एक बार चेक की जाएगी इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर उसी लोकेशन पे इनका खुद का कोई घर या इनके स्पाउस का घर नहीं होगा तो 80GG मिल जाएगा, और अगर जॉब लोकेशन पे इनका खुद का घर हुआ, भले स्पाउस के नाम पे क्यों ना हो, स्पाउस का घर हुआ, तो इनको 80GG की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके सर। सर अब आपके एम्प्लॉयर से, भाई लोग इधर देखो, आपके एम्प्लॉयर से जो भी मिल जाए, आपके एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मिलता है वो सब सैलरी में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर से जो भी मिलता है वो सैलरी में टैक्सेबल होता है। हाँ होता है भाई साहब। तो एम्प्लॉयर से 3,35,000 रुपए मिल रहे हैं, 11,000 रुपए मिल रहे हैं, 12,000 रुपए मिल रहे हैं, 11,000 रुपए मिल रहे हैं, इस सारे के सारे सैलरी में टैक्सेबल। आओ आओ बच्चे देखो, सैलरी इनकम इनकी सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस 3,35,000 रुपए प्लस बोनस प्लस वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, सैलरी टू सर्वेंट 12,000 रुपए, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर 11,000 23,000 रुपए, टोटल 3,69,000 रुपीज का बेनिफिट इनको किससे मिल रहा है? अपने एम्प्लॉयर से। तो पूरा सैलरी हेड में टैक्सेबल हो गया, पूरा सैलरी हेड में टैक्सेबल हो गया। साथ ही साथ करो हमसे बात, साथ ही साथ करो हमसे बात कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन बचा है, कौन सा वाला? सेक्शन नंबर 16 16(1) का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देते ही सकते हैं। ओके स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद
टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई 3,19,000। इस भाई साहब की टोटल इनकम जो है सिद्धांत के लिए सैलरी इनकम कितनी आ गई 3,19,000 रुपीज। ओके, सैलरी आ गया सर इनका 3,19,000 रुपीज। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। आओ सर आगे देखते हैं। सिद्धांत परचेज अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 इन अप्रैल 2015। अब देखो यार 80 डबल जी नहीं मिल पाएगा। भैया कहाँ काम कर रहा है मेरा? मेरा भैया दिल्ली में काम करता है, दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली में 2015 से फ्लैट ले लिया है भाई, 80 डबल जी का डिडक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान दे दिया। और इस चीज को हमने नोट्स में भी लिख देंगे, नोट्स टू अकाउंट के नोट्स जहां पे हम लिखते हैं ना नीचे, उसके नोट में भी डाल देंगे भैया कि भैया इसको 80 डबल जी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा नंबर मिलेगा अपने आप, ठीक है। which was financed by a loan from Life Insurance Corporation of India of 1 lakh rupees of 1,60,000 at the rate 15% interest। 1,60,000 रुपए का फाइनेंस मिला था। देखो टोटल घर की कीमत थी 4,75,000 रुपीज, जिसमें 1,60,000 रुपए का फाइनेंस लिए हो एट द रेट 15%। तो सर इंटरेस्ट कितना हुआ यार, चेक करो। 24,000 रुपए सर इंटरेस्ट आया। यहां तक समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। हिज ओन सेविंग, और इसमें से भैया 65,000 रुपए अपनी ओन सेविंग का लगा दिए थे। ओके, एंड अ डिपॉजिट फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ 2,50,000 टू होम दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 इयर्स। ओके, और किसी नेशनलाइज्ड बैंक से 2,50,000 रुपए लिए। टोटल करना जरा, 2,50,000 प्लस 65,000 प्लस 1,50,000, 2,50,000 प्लस 65,000 प्लस 1,60,000, सर 4,75,000 रुपए सर फ्लैट की कीमत आ गई। यहां से इन्होंने पैसे जुगाड़े हैं, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इस भाई साहब ने काम किया है, सुनो राजू लोग इधर सुनो, सारे राजू, राजू इधर इधर का। इसने क्या किया, आपने सुना है सेल एंड लीज बैक। इसने क्या कहा कि हम घर खरीद रहे हैं और इस घर को ये लो बैंक लीज पे। इन्होंने घर खरीदा, इन्होंने, अरे यार घर कैसा बना रहे हो सर, ठीक है, इन्होंने घर खरीदा और उस घर के लिए नेशनलाइज्ड बैंक से, बैंक में कंफ्यूज मत होना, बैंक की जगह आप समझ लो किसी भी कंपनी को, रिलायंस कंपनी को, रिलायंस कंपनी से इसने कितने पैसे लिए हैं? 2,50,000 रुपए। आप जब किसी को रेंट पे देते हो तो डिपॉजिट लेते हो ना, समझो 2,50,000 रुपए डिपॉजिट पे ले लिया है, इस घर को परचेज किया और इसी को रेंट पे भी दे दिया। तो यहाँ पे वही बात हुई है भाई, डिपॉजिट लेके रेंट पे दिया, नॉर्मल बात समझो, यहाँ पे रेंट पे दिया गया और कुछ वहां लिखा ही नहीं है। अगेन इस लाइन को पढ़ते हैं, एंड अ डिपॉजिट फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक। क्योंकि बैंक आ जाता तो आपको लगता है लोन लिए, नहीं समझो ये बैंक को किराए पे दिया है, बैंक नहीं होता कोई कंपनी होती, टाटा मोटर्स को मान लो दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया, किसी को भी दिया भाई, कि पीटर इंग्लैंड के शोरूम वाले को दिया है, इस तरीके से समझ लो। बैंक देख के ये मत समझना कि ब्याज हम लोन ले रहे हैं। इसने डिपॉजिट लिया है 2,25,000 रुपए का नेशनलाइज्ड बैंक से और उसको किराए पे दे दिया 10 सालों के लिए। ठीक है सर जी, ओके सर। तो हाउस प्रॉपर्टी की सर यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी, हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन आएगी, बिल्कुल आएगी सर। तो द रेंट पेबल बाय द बैंक इज 3,500 रुपीज पर मंथ एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रेलेवेंट। 3,500 रुपए पर महीना दे रहे हैं इंटू 12। अगर हमको स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कुछ नहीं दिया है तो हम यही मान लेंगे मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 3,500 इंटू 12। ओके सर। म्युनिसिपल टैक्सेस 4,300 पर एनम पे किए गए हैं। हाउस इंश्योरेंस 850 रुपए। सर हाउस का कोई भी इंश्योरेंस अलाउड नहीं होता है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जब देते हैं तो उसी में नॉर्मल वियर एंड टियर, हाउस इंश्योरेंस, आपने प्लम्बिंग करवाई, पुट्टी करवाई, कुछ भी करवाया, टाइल वर्क करवाया, सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है सर। तो चलो हाउस प्रॉपर्टी का एक बार इनकम निकालते हैं, आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी भाई साहब की? ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेंट रिसीव्ड एज टेकन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। तो 3,500 इंटू 12 42,000 रुपए का रेंट लिया। म्युनिसिपल टैक्सेस 4,300 की थी तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(8) 30% ऑफ एनएवी, आपका 30% ऑफ एनएवी आ गया, मतलब 30% ऑफ 37,700 रुपीज आया। और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एलआईसी दैट इज 15% ऑफ 1,60,000 रुपए, जो आपका आता है 1,60,000 का 15% 24,000 रुपए। टोटल ये दोनों का कर दो तो सर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आ रही है? 2,0390 रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। ओके सर, सर इस बात को हम समझ गए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है हम इस बात को समझ गए हैं। देखो सैलरी की इनकम सर आपने बता दी, अब सर आपने बता दिया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आ रही है, 2,000
390 रुपए था ना सर, हाँ 2390 रुपए सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। इनकी दो इनकम तो हमने निकाल दी। ओके सर, आगे देखते हैं क्या लिखा है कहीं पे भी। He earned 3700 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस। शेयर का स्पेकुलेशन बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, शेयर की ट्रेडिंग है समझो एक तरीके से। एंड लॉस्ट 4200 इन कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है, अब देखो जब भी स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का कोई लॉस हुआ है 4200 रुपीज का, तो 4200 का लॉस हुआ है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो दूसरा प्रॉफिट है 2700 से, इससे लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। और जो रिमेनिंग लॉस है, क्योंकि लॉस ज्यादा था ना, 4200 का लॉस था, 4200 माइनस 2700 दैट इज 1500 रुपए का जो रिमेनिंग लॉस है ना सर, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर इतना क्लियर है। नेक्स्ट आइए, चैप्टर नंबर 6 की बात थी यहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 भी इन्होंने लगा दिया। इन द ईयर 1617 he had gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son who was aged 11। अच्छा, ये भैया 30,000 रुपए अपनी पत्नी को गिफ्ट में किए हैं, 20,000 रुपए अपने बेटे को गिफ्ट में दिए, माइनर चाइल्ड को। क्लबिंग का प्रोविजन भी आ जाएगा ना, कि अगर आपने किसी को कोई असेट गिफ्ट में दी है तो विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ हम पढ़ते थे लव एंड अफेक्शन, कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है, द गिफ्टेड अमाउंटेड वर एडवांस टू मिस्टर राजेश हु वाज पेइंग इंटरेस्ट एट 19% पर एनम। सर इसके ऊपर भी मैंने क्लबिंग में पूरा एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से बताया था। जैसे एग्जांपल के लिए एक बार याद दिला देते हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। इस हस्बैंड ने अपने वाइफ को अगर 5 लाख रुपए एज अ गिफ्ट दिया, तो सर 5 लाख रुपए वाइफ ने एफडी की, पूरी टैक्स प्लानिंग हो सकती थी, ये बताया था, रिवाइज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फ्लेवर याद दिला रहे हैं। और इस एफडी पे 10% का ब्याज कमाए तो 50,000 रुपए मान लो वाइफ की इनकम आई। तो हम क्या पढ़ते थे कि चूंकि ये 50,000 रुपए इसने अपने हस्बैंड से लिए थे, तो इस पे होने वाली इनकम 50,000 रुपए ये इसके हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी। याद आ रहा है, ये चीज को मैंने बताया था आपको। ऐसा क्यों करते हैं कि मान लो हस्बैंड का टैक्स स्लैब 30% में जा रहा था और वाइफ जो है उसका कोई टैक्स लगता ही नहीं था इनकम, तो बेसिक इजेंशन लिमिट का फायदा उठाने के लिए हो सकता है हस्बैंड अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम अपनी वाइफ के हाथ में शिफ्ट कर दे, इसलिए ऐसा किया जाता था। तो बोला गया अगर आपने अपनी वाइफ को पैसा भी दिया और उस पैसे पे अगर वाइफ ने इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा कमा लिया, तो पैसा आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। और एक स्टेप आगे जाके हम ये भी पढ़ते थे कि मान लो सर नेक्स्ट ईयर इस 50,000 रुपए को वाइफ ने कहीं डिपॉजिट किया और इस पे 2,000 रुपए कमा लिए, तो ये 2,000 रुपए इस वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 50,000 रुपए इसने हस्बैंड से नहीं पाए थे, ये 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट इनकम थी। चलो यहां तक याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो चैप्टर नंबर 5 आप भूल गए हो। मैंने बहुत अच्छे से क्लबिंग कराया है। चलो तो उस हिसाब से सर, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इनके हाथ में 30,000 प्लस 20,000, इस 50,000 का 19% इस भाई साहब के हाथ में टैक्सेबल होगा किस हेड के अंदर? क्लबिंग प्रोविजन में सर, आईएफओएस क्लबिंग में। और जो माइनर चाइल्ड है उसके लिए 1500 का डिडक्शन भी अलाउड था, याद आ रहा होगा, तो माइनर चाइल्ड के लिए डिडक्शन भी अलाउड हो जाएगा। ठीक है सर, एक साथ ही साथ सिद्धांत ने गिफ्ट रिसीव किया 30,000 रुपए का फ्रॉम ईच ऑफ 4 फ्रेंड। अब यहाँ मजेदार बात आ गई, 30,000 रुपया 4 दोस्तों से लिया है, तो 3 चौक के 12, 1,20,000 रुपए इसको एग्रीगेट गिफ्ट मिला है, तो पूरा का पूरा 56 टू 10 आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही साथ ही कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 टू पीपीएफ अकाउंट, दैट इज 80C की डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सर। सर अब देखो क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करें सर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो मैंने बताया 2700 का लॉस, 4300 का लॉस 2700 के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो गया, तो कोई प्रॉफिट तो नहीं आया, लेकिन जो बैलेंस लॉस 1500 बचा फ्रॉम कॉटन स्पेकुलेटिव बिजनेस हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, एज ये किसी भी अदर हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकती है। ठीक है सर। अब बात करेंगे सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। तो सर अभी तक देखिए पीजीबीपी में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आ पाया, पीजीबीपी क्या हो गया सर, यहाँ पे नील हो गया। अब बात करेंगे सर आईएफओएस की। देखो 4 हेड इन्होंने पूछ डाले एक क्वेश्चन में। इन्होंने एक क्वेश्चन में 4 हेड पूछ डाले हैं। आईएफओएस में वो सब कुछ आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। देखो इनकम ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम एडवांसिंग मनी गिफ्टेड टू हिज माइनर सन इज
इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ सिद्धांत एज पर सेक्शन 64(1)(a) 3800 रुपए का जो इंटरेस्ट था 19% के हिसाब से, और उस पर 1500 रुपए एग्जेम्पशन मिल जाएगी, भी मैंने आपको बताया, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1032 के अंदर। 2300 रुपए टैक्सेबल अमाउंट आया। इंटरेस्ट वो वाली जो वाइफ को 30,000 रुपए दिए थे उस पर 19% का ब्याज, तो 30,000 का 19% 5700 रुपए। जो वाइफ को आपने पैसा दिया था उसका इंटरेस्ट भी आपके हाथ में क्लब हुआ, और जो दोस्त लोग आपके 4 दोस्त लोग 30,000 रुपए दे के गए हैं ना सर 56,210 के अंदर, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 50,000 रुपए, टैक्सेबल हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो सर अगर आप करते हैं 1,20,000 प्लस 57,000 प्लस 23,000, 1,28,000 रुपए की IFOS की इनकम आती है। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपके IFOS की इनकम कितनी आ गई, 1,28,000 रुपए। तो सर अगर हम कहें ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, प्लीज बताइए सर GTI कितनी होगी। तो सर GTI आपकी आएगी 1,28,000 रुपए प्लस 2,390 प्लस 319,000, दैट इज 4,49,390 रुपीज। 4,49,390 रुपीज आपकी GTI हो रही है। सर माइनस स्टैंड 80C का डिडक्शन दे दो, जो PPF में केवल एक ही अमाउंट होता, 80C 50,000 रुपए, 50,000 रुपए सर माइनस 80C का डिडक्शन दे दिए, माइनस 80C 50,000 रुपए। तो सर बताओ टोटल इनकम कितनी आई, जल्दी बोल दो मेरे बच्चों। माइनस 50,000 दैट इज टोटल 399,390 आई। 3,99,390 की टोटल इनकम आ गई। अब सर इस पे टैक्स निकालिए। टैक्स निकालते हैं तो सर, हाँ सर 87A का रिबेट होता है एक, अगर हम निकाल भी लें टैक्स तो सर पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट पे तो 3,99,390 माइनस 2,50,000 मतलब 1,49,390 का 5% आता है 7,469.5। इस पे हमको 87A का रिबेट भी मिल जाएगा। 87A का रिबेट मिलता है ना 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर का 87A का रिबेट मिल जाएगा, तो सर टैक्स पेबल आ जाएगा 0। क्लियर हो रहा है। लेकिन सर अगर हम चलो यहां तक समझो 115 BSE नहीं लेंगे तो क्या होगा भी बता रहे हैं। देखो सर टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम 7,470 आया, और सर लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A बोलता है 5 लाख तक इनकम है तो 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर का रिबेट मिल जाता है। रिबेट मिल गया सर, पूरे अमाउंट का टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 आ गई। यहां तक तो समझ में आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हमसे बोला था अगर आप 115 BSE लेते हो तो क्या होगा। अगर आप 115 BSE ले लेते हैं तो सर आपकी जो इनकम थी ना, आपकी इनकम कितनी थी 3,99,390 रुपीज, इसमें कुछ डिडक्शंस नहीं मिलते। कौन से वाले सर, सबसे पहले सैलरी हेड वाला। चलो सैलरी हेड में हमने 3,99,000 रुपए, सही सैलरी हेड में हमने 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लिया था वो 115 BSE में नहीं मिलता है, तो मेरी इनकम 50,000 रुपए से बढ़ गई है जाएगी, क्योंकि वो 115 BSE वो डिडक्शन हमको नहीं अलाउ करता है। ओके सर। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कई बार बताया 24B अलाउड होता है, चाहे 115 BSE लो या मत लो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला पोर्शन अलाउड होता है। तो सर 24B के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। PGBP के हिसाब से भी सर क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं याद आ रही है सर। PGBP के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं है। IFOS के हिसाब से, हाँ सर IFOS के हिसाब से एक एडजस्टमेंट हमें याद आ रही है कि सर वो 1,500 रुपए का जो रिबेट होता है ना माइनर चाइल्ड वाला, वो सर हमको नहीं मिलता है। 1,500 रुपए का जो माइनर चाइल्ड वाला रिबेट होता है सर वो हम नहीं ले सकते हैं 115 BSE के अंदर। ओके सर। और सर यहाँ पे जो 80C का जो हमने डिडक्शन लिया ना सर, ये वाला भी हमको 115 BSE में नहीं मिलता है, मतलब ये भी मेरा प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो सर अगर हम 115 BSE लेते हैं तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आता है। अगर हम 115 BSE ले लिए तो सर मेरा प्रॉफिट कितना आता है, प्लीज कैलकुलेट करो। 3,99,390 रुपीज प्लस 50,000, 3,99,390 रुपीज प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 50,000, दैट इज 5,08,90 रुपीज। सर इतना ज्यादा प्रॉफिट आ गया, और इस प्रॉफिट पे टैक्स निकालोगे तो वही आएगा ना 2.5 लाख तक, कुछ नहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 7.5 लाख तक ये सब पे आएगा, और यहाँ 87 का रिबेट भी नहीं मिल पाएगा। तो सर टैक्स पेबल यहाँ आएगा। देखो 5,08,90 डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी तो 5,08,90, तो इस पे टैक्स कितना बनता है सर, 2.5 लाख पे 5% और उसके ऊपर 890 पे 10%। इस तरीके से करते जाएंगे तो सर मेरा 12,589 90
589 बोलते हैं, नवासी मतलब 589, ठीक है। 12,589 रुपीज का टैक्स बना, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से हमने जोड़ा 4%, टैक्स लाइबिलिटी आ गई 13,093, दैट इज 30,090 राउंडेड ऑफ की है। सर एक बात बताइए, एक जगह मेरा टैक्स बन रहा है 30,090 रुपीज का, एक जगह मेरा सर टैक्स बन रहा है 0, एक जगह मेरा टैक्स बन रहा है 13,090 रुपीज का। तो सर क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या बोलेंगे, टैक्स दो कि मत दो? सर कोई भी कहेगा ना हम टैक्स क्यों दें, हम नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाएंगे, हम टैक्स नहीं देना चाहेंगे सर। हम क्यों 115 बीएससी लें, हम नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो सर ऑलवेज रिमेंबर, आप नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाइए और टैक्सेस मत दीजिए, आप नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाइए और टैक्सेस मत दीजिए, ये हम रिकमेंड करेंगे। ओके सर, सॉल्यूशन हो गया, लेकिन 5 मिनट की बात अभी और बची है। सर 5 मिनट की बात क्या बची है, देखो देखो, since Mr. Siddhant is not able to pay tax as per the regular provision of the section 19 regular provision, it would be beneficial for him not opt for section 115 BEC, ठीक। It is assumed that the entire loan of 1,60,000 is outstanding, क्योंकि 14-15 का लोन था तो पूरा लोन मान लेंगे आउटस्टैंडिंग है। दूसरा लिखा है कि 80GG नहीं मिलेगा, क्यों? सिद्धांत ओन किया था फ्लैट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली विच ही इज रेंटेड आउट टू द नेशनलाइट बैंक, इज आल्सो इन दिल्ली, और वो भी काम कर रहा है इन दिल्ली। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन जैसे 80GG in respect of rent paid by him for his accommodation in Delhi, since one of the condition to satisfy for the claiming deduction under section 80GG is that the SSC should not नहीं कर रहा हो own any residential accommodation in the same place, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो आपको लिखा है वो हम बता रहे हैं। सर इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर आप कहां तक है, आपने तो सॉल्यूशन सर इतने में किया, बट सॉल्यूशन अगर आप देखो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, लगभग 4 पेज में जा रहा है, इतना करने की नीड नहीं है। अब आपका एक चीज यहां पे मुझे समझ में आता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द 115 बीएसी, इसको अगेन पूरा फिर से कैलकुलेट किया। आप देखोगे ना, सब कुछ अगेन कैलकुलेट किया, आपको नीड नहीं है ये इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की, आप शॉर्ट फॉर्म प्रोसेस फॉलो करो। कैसे? अल्टरनेटिव मेथड 115 बीएसी कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। कैसे? टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम कितना था, हमने आपको बताया ना 399 390। अब हमने जैसे सॉल्व किया वैसे करते हैं कि सर ऐड किए, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको 115 बीएससी में नहीं मिलता है तो उसको ऐड कर दो, 16 वन इज वुड बी नॉट बी अलाउड अंडर स्पेशल प्रोविजन, 50,000 ऐड हो जाएगा। आपको एग्जेम्पशन 1032 की नहीं मिलती है तो उसको ऐड बैक कर दो, और सर आपको डिडक्शन एटीसी का नहीं मिलता तो उसको ऐड कर दो। आप ऑटोमेटिकली टोटल इनकम पहुंच गए एज पर 115 बीएसी। तो सर ये पूरा 115 बीएसी को दोबारा सॉल्व करने की नीड नहीं है, जो यहां से पूरा ऐसे सॉल्व किया ना, दोबारा सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहां तक आप डायरेक्ट बैकवर्ड कैलकुलेशन करके समझदारी का परिचय देते हुए जल्दी में कर लीजिएगा और अपना टाइम बचाइएगा। इज इट क्लियर? सर हाँ, 43 मिनट की क्लास हो गई, कोई बात नहीं, एक क्लास थोड़ी लंबी भी पढ़ लो। 30 मिनट तक का मैंने टाइमिंग रखा था, बट एक क्लास थोड़ी लंबी भी पढ़ लो। 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलो आप लोग इस वाली क्लास को करो, और हाँ जैसे मैंने बताया ना वैसे पढ़ने, एक एक क्वेश्चन पिक करो यार प्लीज। ये चैप्टर पढ़ना बहुत समझदारी का काम है, एक एक क्वेश्चन पिक करो और सॉल्व कर लो, पिक करो सॉल्व करो। री रीडिंग टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, दिमाग में आपके ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ जाएगी। जैसे छोटी चीज देखो ना, ये आपको 80GG दिमाग में ही आ गया और आपने अगर नोट्स में लिख दिया तो आपको जिस बच्चे ने नहीं लिखा होगा उससे 1 नंबर तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, यस सर, चलो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।